हम ये देखते हैं टाइप्स ऑफ टैक्स के अंतर्गत प्रॉपर्टी टैक्स, इसे म्यूनिसिपल टैक्स के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी पे जो हमारे पास जो टैक्स इम्प्लीमेंट होता है, लगता है, उस टैक्स को हम लोग प्रॉपर्टी टैक्स या म्यूनिसिपल टैक्स के नाम से जानते हैं। जैसे आप किसी बड़े शहर में रह रहे हों, और बड़े शहर का मतलब होता है जैसे दिल्ली, मुंबई, ठीक, लखनऊ, आपका बेंगलोर, बड़े शहर में निवास कर रहे हैं और जहां पर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन काम करता है, ठीक है, तो अपनी प्रॉपर्टी पर प्रॉपर्टी टैक्स या म्यूनिसिपल टैक्स भी देना होगा। ठीक है, ये मकान में नंबर ऑफ द रूम्स पे डिपेंड करता है कि कितना आपका बड़ा मकान है, उसमें कमरे कितने हैं, इस पर निर्भर करता, उसके आधार पे आपको ये टैक्स पेमेंट करना पड़ता। आपकी प्रॉपर्टी में आपके आवासीय भवन को सम्मिलित किया जाएगा जिसमें आप निवास करते हो, आपकी ऑफिस, फैक्ट्री की बिल्डिंग, गोदाम की बिल्डिंग, फ्लैट्स, दुकान वगैरह प्रॉपर्टी के अंतर्गत हम लोग कैटेगराइज करते हैं। प्रॉपर्टी टैक्स उस टैक्स से अलग होता है जो आप इनकम टैक्स के अंतर्गत प्रॉपर्टी से होने वाली आमदनी पर देना पड़ता है। ठीक है, आप ये नहीं कह सकते हो कि मेरे पास कोई एक बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग से मैंने किराए पर उठाया और रेंट के रूप में जो इनकम प्राप्त किया उस पर मैंने इनकम टैक्स पेमेंट कर दिया। नहीं, वो तो इनकम पर आपको जो इनकम हुई इस बिल्डिंग से, उस इनकम पर आपने जो टैक्स पेमेंट किया वो टैक्स है। बट इस बिल्डिंग का ये जो प्रॉपर्टी आपकी है, इस प्रॉपर्टी के बदले एक अलग से टैक्स आप पे ऊपर इम्प्लीमेंट किया जाता है। इसे सिर्फ प्रॉपर्टी पर आपके मालिकाना हक के कारण देना पड़ता है, क्योंकि आप उसके ओनर्स हो, आप उसके मालिक हो, इसलिए टैक्स आपको पेमेंट करना पड़ेगा। दरअसल प्रॉपर्टी जो टैक्स होता है वो नगर निगम तमाम सुविधाएं आपको प्रदान करता है और उन सुविधाओं के बदले में आपसे वो टैक्स लेता है। तो कौन कौन सी सुविधाएं नगर निगम आपको प्रोवाइड करता है, उन पर हम लोग चर्चा करते हैं, उन पर हम लोग बात करते हैं। तो नगर निगम जो आपको सुविधाएं प्रदान करता है वो आपको आपके कॉलोनी में सड़कें प्रोवाइड करता है, सीवेज सिस्टम प्रोवाइड करता है, ठीक है, सीवर लाइंस, बिजली प्रोवाइड करता है, पोल्स लगाना, उसको मेंटेन रखना, ठीक है, पार्क आदि की जो सुविधाएं प्रदान किया जाता है, क्योंकि इन सुविधाओं को आप क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं, तो इन सुविधाओं के बदले आपको जो टैक्स देना होता है वो प्रॉपर्टी टैक्स या म्यूनिसिपल टैक्स के नाम से जाना जाता है। और प्रॉपर्टी टैक्स अलग अलग शहरों के मुताबिक अलग अलग हो सकते हैं, ये पॉइंट आपको नोट रखिए। ये नहीं कि दिल्ली में जो आपका टैक्स का रेट है वही म्यूनिसिपल टैक्स आपका क्या कहते हैं इलाहाबाद में वही टैक्स आपका बेंगलोर में इंप्लीमेंट हो जाए, इट विल बी नॉट डिपेंड। ये आपका वहाँ पे म्यूनिसिपल पे डिपेंड करता है कि वो कितना रेट आप पे इंप्लीमेंट करता है, उसके आधार पे टैक्स लगाया जाता है। ठीक है, तो दूसरा आपका आता है जो सबसे ज़्यादा आपको सुनने में थोड़ा सा ये लगता है, गिफ्ट टैक्स। ठीक है, गिफ्ट टैक्स अगर आप किसी को उपहार देते हो, ठीक है, कोई गिफ्ट देते हो तो उस पर भी सरकार टैक्स लगाती है जिसे गिफ्ट टैक्स की संज्ञा दी जाती है। तो भारत में अगर आप 50,000 रुपए से अधिक का गिफ्ट प्राप्त करते हो, ठीक है, किसी से रिसीव करते हो, तो आपको सरकार को उस पर टैक्स देना होगा। ठीक है, तो अगर 50,000 से ज़्यादा की राशि एज ए गिफ्ट पाते हो तो उस राशि पर आपको टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। ये गिफ्ट देने वाला टैक्स नहीं देगा, बल्कि जो गिफ्ट रिसीव करेगा उसको टैक्स देना पड़ेगा। यह टैक्स अन्य स्रोतों से आमदनी शीर्षक के तहत गिना जाता है। आपको मैंने डिस्कस किया था कि जो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है उसके अंतर्गत इसको काउंट किया जाता है और ये टोटल इनकम का पार्ट बन जाता है। अगर ये आपके फैमिली के किसी सदस्य या नज़दीकी रिलेटिव की ओर से दिया गया है, जैसे माता पिता अपने बेटे या बेटी को कुछ गिफ्ट कर रहे हैं, पति पत्नी को कोई कुछ चीज़ें गिफ्ट कर रहे हैं, बट दैट अमाउंट है द 50,000 से ऊपर, भाई बहन को कुछ गिफ्ट कर रहा है, तो इसे टैक्स से मुक्त रखा गया है।
ये पॉइंट आप नोट रखिएगा, ठीक है। बल्कि ये आपका जो देखिए ब्लड रिलेशनशिप में, और यहाँ पर ब्लड न बल्कि एक अच्छा सा हेल्दी रिलेशनशिप है, वहाँ पर आपने अगर इस प्रकार का कोई गिफ्ट दिया तो वहाँ पर गिफ्ट टैक्स इंप्लीमेंट नहीं होता। बल्कि अलग अपने फैमिली के अलावा अन्य पर्सन को यदि, ठीक है, टैक्स मिलता, वो गिफ्ट प्रोवाइड किया जाता है तो आपको गिफ्ट पर अलग टैक्स इंप्लीमेंट किया जाता है। स्थानीय अधिकारियों से मिला गिफ्ट भी टैक्स से छूट प्राप्त होता है, ठीक है। अगर कोई स्थानीय अधिकारी आपको गिफ्ट दे रहा है तो वो भी शादी के वक्त मिले गिफ्ट पर भी टैक्स नहीं लगता है। ये पॉइंट आपको नोट रखना पड़ेगा कि अगर आपके पास मैरिज है और मैरिज में आपने हो सकता है किसी को 1 लाख की बाइक आपने गिफ्ट कर दिया, ठीक है, तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा क्योंकि ये आपका जो था वो शादी के दौरान था। और इन कंडीशंस को छोड़ करके जहां पर भी गिफ्ट का लेन देन होता है वहां पर टैक्स इंप्लीमेंट किया जाएगा। अगला पॉइंट हम बात करते हैं कारपोरेट टैक्स की। कारपोरेट टैक्स का मतलब होता है आप कारोबार करते हैं, आप किसी स्टेट में अपनी कंपनी लगाते हैं, तो कंपनी जब लगाते हैं और उससे जब कारोबार करते हैं तो उस पर जो टैक्स लगाया जाता है उस टैक्स को कारपोरेट टैक्स की संज्ञा दी जाती है, ठीक है। कंपनी, ठीक है, या कारपोरेट पर जो टैक्स लगाया जाता है वो टैक्स आपका कारपोरेट टैक्स के अंतर्गत कैलकुलेट किया जाता है। कोई कंपनी यदि भारत में कारोबार करती है, ठीक है, भारत में काम करती है, तो उस पर कारपोरेट टैक्स लगाया जाता है, ठीक है। अगर भारत में कोई कंपनी काम करती है, चाहे आपकी इंडियन कंपनी हो चाहे आपकी विदेशी कंपनी हो, वो कोई भी काम हमारे देश में करती है तो उस पर आप जो टैक्स लगाएंगे वो कारपोरेट टैक्स की संज्ञा में आता है। जिस तरह से हम लोग जिस हाँ, दरअसल जिस तरह से हम लोगों की कमाई पर इनकम टैक्स लगता है, हम लोग जब कोई इनकम अर्न करते हैं तो हमारी इनकम पर इनकम टैक्स लगाया जाता है, उसी तरह अगर कोई कंपनी होती है और कोई कंपनी अगर कुछ अर्न करती है, ठीक है, कुछ कमाई करती है, तो उस कमाई पर लगने वाले टैक्स को हम लोग कारपोरेट टैक्स की संज्ञा देते हैं, ठीक है। तो एक व्यक्ति की कमाई पर जो लगता है, यानी इंडिविजुअल अगर कोई व्यक्ति कमाता है तो उसकी आय पर लगने वाले टैक्स को इनकम टैक्स आईटी कहते हैं। लेकिन अगर कंपनी कोई, ठीक है, कंपनी कोई इनकम अर्न करती है तो उस पर टैक्स जो लगता है वो कारपोरेट टैक्स के नाम से जाना जाएगा। ये पॉइंट आपको नोट करना पड़ेगा। कारपोरेट टैक्स में किसी तरह की छूट नहीं होती है, ठीक है, ये पॉइंट आप नोट करिएगा, यहां पर इंपॉर्टेंट है, किसी भी प्रकार का छूट नहीं होती। हाँ, कभी कभी कारपोरेट टैक्स छूट देते, जैसे कुछ पहाड़ी राज्य होते हैं और उन पहाड़ी राज्यों में सरकार चाहती है कि कुछ कंपनियां आएं और अपना इन्वेस्टमेंट करें, तो कुछ दिन के लिए गवर्नमेंट क्या कर देती, कारपोरेट टैक्स में छूट प्रदान कर देती है कि आप जब से स्टेब्लिश करोगे उसके 3 साल तक हम आपको ऊपर कोई कारपोरेट टैक्स नहीं लगाएंगे। तो इससे क्या होता है कि बड़े बड़े उत्पादक सोचते हैं चलिए 3 साल का तो हमारा टैक्स बचेगा, 3 साल तो हम अच्छे से बेनिफिट अर्न करेंगे। तो जो पिछड़े स्टेट होते हैं, पहाड़ी स्टेट होते हैं, वो स्टेट इस प्रकार की पॉलिसी अपनाते हैं कि वो कारपोरेट टैक्स में काफी अधिक छूट प्रदान कर देते हैं, और वो छूट इसलिए प्रदान किया जाता ताकि उनके स्टेट में ज्यादा से ज्यादा कैपिटलिस्टिक आए, इन्वेस्टमेंट करें, ताकि उनके स्टेट में इंप्लॉयबिलिटी हो, इंप्लॉयमेंटी बढ़े। लेकिन ऐसे नॉर्मली कभी भी उनको छूट प्रदान नहीं किया जाता। इसका फ्लैट रेट 25% है, आपको कारपोरेट टैक्स 25% देना ही पड़ेगा जितनी आपके पास इनकम। अगर 50 करोड़ रुपए से अधिक का सालाना कारोबार आपकी कंपनी कर रही है तो ये टैक्स की रेट बढ़ करके 30% हो जाएगा, ठीक है। तो कारपोरेट टैक्स जो होता है वो कारपोरेट टैक्स एक मुश्त लगाया जाता है, एक अमाउंट में लगाया जाता है, वो 25% है। और अगर आपकी जो सालाना रिटर्न है वो बढ़ता, टर्न ओवर जो कहते हैं ना, बढ़ता है, तो आपका टैक्स का अमाउंट भी बढ़ा दिया जाता है, ठीक है। तो ये कारपोरेट टैक्स है, कंपनी की इनकम पर लगने वाले टैक्स को कारपोरेट टैक्स की संज्ञा दी जाती है, और ये भी डायरेक्ट टैक्स का पार्ट है, ठीक है, ये भी डायरेक्ट टैक्स का पार्ट है। ये पॉइंट आपको नोट करना है।
विदेशी अगर कोई कंपनी, ये देखिए अभी इसके पहले मैंने डिस्कस किया आपके साथ घरेलू कंपनियों का ये रेट है, ठीक है, ये घरेलू कंपनियों की मैंने बात किया। अब मैं बात कर रहा हूं कि विदेशी कंपनियां जो होती हैं उस पर 40% का कारपोरेट टैक्स लगाया जाता है। जो आपके पास फॉरेन की कंपनियां होती हैं उस पर 40% का कारपोरेट टैक्स लगेगा, अर्थात अगर आपका जितना भी टर्नओवर है उसका 40% आपको टैक्स के रूप में पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। हालांकि ये उस देश के साथ ट्रेड संधियों पर निर्भर करता है। अब ट्रेड एग्रीमेंट है, जैसे मान लीजिए हम अपने देश में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बढ़ाना चाहते हैं, विदेशी पूंजी को अपने देश में ज़्यादा से ज़्यादा लाना चाहते हैं। आपको मैंने बताया भी कि विदेशी पूंजी देश के डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है, और बहुत इंपॉर्टेंट रोल इस मायने में अदा करती है कि जब विदेशी पूंजी हमारे देश में आती है तो इससे रोजगार बढ़ता है और इससे देश में वस्तुओं तथा सेवाओं की पूर्ति बढ़ती है। जब वस्तुओं तथा एवं सेवाएं ज़्यादा मात्रा में उत्पादन किया जाएगा तो उसके परिणाम स्वरूप वस्तुएं सस्ती होंगी। तो इसलिए हम लोग विदेशी पूंजी लाते हैं, और कभी कभी विदेशी पूंजी को अट्रैक्ट करने के लिए, ठीक है, अट्रैक्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कारपोरेट टैक्स का अमाउंट कम भी कर सकते हैं, लेकिन जनरली 40% इसका रेट चलता है। तो इसलिए ये ट्रेड संधि शब्द का प्रयोग किया गया, इस पर निर्भर करता है। घरेलू और विदेशी दोनों कैटेगरी की कंपनियों पर 1 करोड़ से अधिक का अगर टर्नओवर आपके पास है, 1 करोड़ रुपए से अधिक, तो उस पर जो आपका टैक्स होगा वो आपके पास टर्नओवर अधिक होने पर सरचार्ज भी इंप्लीमेंट होता, सरचार्ज लगाया जाता है। तो अगर, ठीक है, अगर आपका क्या कहते हैं 1 करोड़ से ज़्यादा का अमाउंट का टर्नओवर हो जाता है तो आपके ऊपर सर्च चार्ज का मतलब होता है टैक्स के ऊपर टैक्स लगने लगेगा, ठीक है। इसके अलावा जितने भी टैक्स व सरचार्ज का टोटल बन रहा है उसका 3% एजुकेशन सेस भी लगता है। ये पॉइंट आपको नोट रखना, क्योंकि आप अपने देश में एजुकेशन को बढ़ाना चाहते हो, और एजुकेशन एक ऐसा सेक्टर है, हेल्थ एक ऐसा सेक्टर है जहां पर वास्तव में इनकम या आय कम होती है और यहां पर व्यय ज़्यादा होता है। तो सरकार इस मद पे व्यय करने के लिए एजुकेशन सेस लगाती है। आपके ऊपर टोटल टैक्स अमाउंट एंड सरचार्ज का जो भी टोटल बनेगा उस पर 3% का एजुकेशन सेस लगाया जाएगा, और ये एजुकेशन सेस केवल 3% जो टैक्स के ऊपर और सरचार्ज के ऊपर लगता है, ये एजुकेशन की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए या एजुकेशन सेक्टर में ही खर्च किया जाता, इसलिए इस टैक्स को लगाया जाता है, ठीक है। तो भले ही कंपनी का टर्न ओवर कितना भी कम ज्यादा हो, ठीक है, 3% आपको देना ही पड़ेगा। अब आपका एक आता है डायरेक्ट टैक्स के अंतर्गत मैट का नाम आपने सुना होगा, ठीक है। इसको कहते हैं मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स के नाम से जाना जाता है, न्यूनतम वैकल्पिक कर के नाम से ये जाना जाता है। तो न्यूनतम वैकल्पिक कर सामान्य तौर पर कंपनियों को इनकम टैक्स के नियमों के हिसाब से टैक्स देना होता है, ठीक है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने क्या किया कि आपको जो टैक्स स्लैब रखा उस टैक्स स्लैब के अनुसार आपको कंपनियों को टैक्स देना पड़ा, मतलब कारपोरेट टैक्स देना पड़ा। लेकिन कभी कभी क्या करती हैं कंपनियां, अपना ये टैक्स कई छूटों की तरह बचा लेती, तरह तरह की छूटों के अंतर्गत कंपनियां अपना टैक्स काफ़ी कम कर लेती हैं। कैसे कम कर लेती हैं? मान लीजिए एक वीकर आपका कोई स्टेट है, उस वीकर स्टेट में जाई और वहां पर कहा गया कि 2 साल तक कारपोरेट टैक्स नहीं लगेगा, तो 2 साल तक अब उनको कारपोरेट टैक्स नहीं देना। 2 साल तक का कारपोरेट टैक्स जब नहीं देना तो अब बताइए कि वो कारपोरेट टैक्स से बच गई। तो इस प्रकार इनको ये नहीं है कि कारपोरेट टैक्स से बच गई तो इनको कोई ना कोई तो टैक्स दायरे में हमको लाना पड़ेगा, तो हम कोई ना कोई टैक्स दायरे में इनको लाना चाहते हैं, तो इसलिए इन पर एक टैक्स लगाते हैं जिसे हम लोग मैट की संज्ञा देते हैं, मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स के नाम से जाना जाता है। मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स का मतलब ये होता है कि जब हम कोई टैक्स लगाते हैं और किसी तरह से कंपनी अगर उस टैक्स से बच जाए, कारपोरेट टैक्स से बच जाए, तो सरकार एक निश्चित अमाउंट में
टैक्स लगाती है, आपको इतना टैक्स तो देना ही पड़ेगा। सरकार के लिए छूट को जारी रखना भी जरूरी होता। अगर हम कॉर्पोरेट टैक्स की छूट नहीं देंगे तो कोई भी कंपनी हमारे स्टेट में नहीं आएगी। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें टैक्स को क्या करना पड़ेगा, जब ये छूटों के अंतर्गत टैक्स हमारा लैप्स हो गया तो कोई ना कोई एक ऐसा टैक्स लगाएं ताकि गवर्नमेंट की इनकम भी तो होती रहे, ताकि कुछ खास तरह के बिजनेस को बढ़ावा मिले। तो इस गड़बड़ी को कम करने के लिए, कौन सी गड़बड़ी, कि गवर्नमेंट ने छूट के चक्कर में अपना कॉर्पोरेट टैक्स गंवा दिया है, तो इस गड़बड़ी को कम करने के लिए एक नए टैक्स को इंप्लीमेंट किया जाता है, लाया जाता है, और जिसे हम लोग मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स के नाम से यह जाना जाता है। ठीक है, इस टैक्स की दर 19.05% रखा गया है। ये पॉइंट आप नोट रखिएगा। जो हमारे पास मैट है, मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स, इसका आपको कॉर्पोरेट टैक्स पेमेंट कर रहे हो, आप कॉर्पोरेट टैक्स नहीं पेमेंट कर रहे हो, इससे कोई मतलब नहीं है। आपको 19.05% टैक्स आपको मैट के रूप में, मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स के रूप में पेमेंट करना ही होगा। यानी हर कंपनी को कम से कम 19.05% टैक्स तो देना ही होगा। तो मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स इसलिए इंप्लीमेंट किया गया कि अगर कोई कंपनी टैक्स के दायरे में नहीं आती और वो छूट का या लाभ का ज़्यादा अधिक प्रयोग करती है, कभी कभी आपने देखा होगा कि सरकार जिस सेक्टर में छूट दे देती है उस सेक्टर में नई नई कंपनियां एंट्री कर जाती हैं, जैसे छूट समाप्त होती है कुछ कंपनियां विलुप्त हो जाती हैं। ठीक है, कुछ कंपनियां विलुप्त हो जाती हैं, तो ये कंपनियां केवल बेनिफिट अर्न करने के लिए आती हैं। ये इनका उद्देश्य कभी भी इकोनॉमी में एम्प्लॉयमेंट बढ़ाना, वस्तुओं की अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड करना, ये नहीं होता। ये केवल अपने लाभ के चक्कर में आती है। तो गवर्नमेंट चाहती है कि इनको टैक्स के दायरे से जब हमने छूट प्रदान किया और इन्होंने अपना स्वार्थ दिखाया, तो क्यों ना इनको हम किसी न किसी प्रकार से टैक्स के दायरे में लाएं, और वहां पर मैट नाम का टैक्स इंप्लीमेंट किया जाता है। अब आपका आता है अगला पॉइंट, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, जिसे आप डीडीटी कहते हैं, डीडीटी कहते हैं। देखो, जब आप शेयर बाजार में पैसा लगाते हो तो शेयर बाजार में जो कंपनी को प्रॉफिट होता है, आपने देखा होगा कंपनी को प्रॉफिट होता है, उस प्रॉफिट को जब सभी शेयर होल्डर्स के साथ बांट दिया जाता है, ए शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट बांट दिया गया, बी शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट बांटा गया, सी शेयर होल्डर्स को बांटा गया, डी को, ई को, एफ को, सारे शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट बांटा गया। तो ये जो प्रॉफिट हुई ये भी इनकी इनकम हुई। ए पर्सन की इनकम हो गई, बी पर्सन का इनकम हो गया, सी पर्सन का इनकम हो गया, डी पर्सन का। तो इनके जो डिविडेंड मिला, मतलब जो कंपनी ने प्रॉफिट को बांटा, उसे हम लोग डिविडेंड की संज्ञा देते हैं। और इस डिविडेंड को हम लोग क्या करते हैं, इस डिविडेंड पर जो टैक्स लगता है उसे डीडीटी के नाम से जाना जाता है। यह पॉइंट आप नोट रखिए। यानी कंपनी को शेयर मार्केट में जितना प्रॉफिट हुआ, अपने शेयर होल्डर्स के साथ जब अपनी इनकम को वो लोग क्या करते हैं, रीडिस्ट्रीब्यूट करते हैं, पुनः क्या करते हैं, उसको अपने शेयर होल्डर्स के साथ जब लाभ को बांटते हैं, तो उस लाभ पर जो टैक्स लगाया जाता है उसे डीडीटी के नाम से जाना जाता है। तो यानी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, क्योंकि आप कंपनी पे आपने पैसा लगाया, शेयर होल्डर्स हो आप कंपनी के, और कल मैंने शेयर होल्डर्स कैसे काम करते हैं वो आपको बताया। तो कंपनी ने जब आपको प्रॉफिट क्रेडिट किया तो उस पर जो टैक्स लगता है वो डीडीटी के नाम से जाना जाएगा। चलिए, कंपनी अपने मुनाफे को दो तरीके से इस्तेमाल करती है। कौन कौन सा तरीका होता है? पहला, मुनाफे को आने वाले दिनों या विस्तार के लिए अपने पास रख लेती हैं। आप याद रखिए, जब भी प्रॉफिट होता कंपनी को तो प्रॉफिट को दो पार्ट में तोड़ देती हैं। एक प्रॉफिट क्या होता है, अपनी कंपनी को एक्सपेंशन करने के लिए, कंपनी का विस्तार करने के लिए, और दूसरा होता है शेयर होल्डर्स के बीच में बांटने के लिए। तो प्रॉफिट के दो पार्ट बन जाते हैं। ठीक है, तो ये आपके देखिए, कंपनी के विस्तार के लिए पहला प्रॉफिट रखा जाता है, दूसरा मुनाफे की
को कंपनी के मालिक और शेयर होल्डर्स के बीच डिविडेंड के तौर पर बांट दिया जाता है। और दूसरा जो प्रॉफिट का पार्ट होता है, उस प्रॉफिट के पार्ट को आप डिविडेंड के तौर पर रीडिस्ट्रीब्यूट कर देते हो। जब मुनाफे का इस्तेमाल पहले तरीके से होता है तो उसे कॉर्पोरेट टैक्स या मैट देना होता है। ठीक है, जब मुनाफे का यानी आपने अपने कंपनी का एक्सपेंशन कर दिया, कंपनी में शेयर होल्डर्स को आपने कहा कि हम कंपनी की वैल्यू को बढ़ा रहे हैं, कंपनी का साइज बड़ा कर रहे हैं और आपके शेयर का मान बढ़ा देंगे, तो देखिए शेयर होल्डर्स को तो कुछ मिला नहीं, शेयर होल्डर्स को क्या मिला, शेयर ज्यादा शेयर के मालिक बन गए। तो अगर प्रॉफिट को आप अपनी कंपनी को एक्सटेंशन की एक्टिविटी में लगाते हो तो आपको कॉर्पोरेट टैक्स देना होगा, सीटी देना होगा। ठीक है, लेकिन अगर प्रॉफिट को शेयर होल्डर्स के बीच में आपने बांटना उपयुक्त समझा तो आपको डीडीटी देना होगा। क्या होता है, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स देना होगा। लेकिन अगर मुनाफे का हिस्सा शेयर होल्डरों को डिविडेंड के तौर पर दिया जाता है तो उस डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स लगता है। कंपनी इस टैक्स को काट कर ही डिविडेंड बांटती है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए आपके पास कोई 100 रुपए आपके पास कंपनी को प्रॉफिट हुआ, कंपनी ने 50 रुपए रख लिया कि मैं कंपनी को एक्सपेंशन करूंगा, इससे कंपनी से नई मशीनें मंगाऊंगा कंपनी के लिए और लगाऊंगा, और 50 रुपए एक काम करते सारे शेयर होल्डर्स को जो आपके पास ए बी सी डी ये सारे शेयर होल्डर्स के मध्य बांट दिया जाए। ओके, तो सारे शेयर होल्डर्स के मध्य बांटने के लिए हम लोग रख देते हैं। तो क्या करते हैं, डीडी टैक्स यहीं पर लग जाएगा इस 50 रुपए पे। मान लीजिए 50 रुपए पे 10 रुपए डीडीटी टैक्स लग गया, क्या हुआ, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स यहीं पे 10 रुपए लग गया। तो जो आपका 40 रुपए बचा, उस 40 रुपए को इन चारों व्यक्तियों के शेयर होल्डर्स के मध्य बांटा जाएगा। तो डिविडेंड जो प्रॉफिट होता है उसको डिस्ट्रीब्यूशन के पूर्व ही बांट दिया जाता है। यह पॉइंट यहां पर इंपॉर्टेंट है, आपको समझना कर पड़ेगा कि प्रॉफिट दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। प्रथम पार्ट का जो प्रॉफिट होता है वो कॉर्पोरेट टैक्स या मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स का पार्ट बनेगा, और जो प्रॉफिट का दूसरा पार्ट होता है जो शेयर होल्डर्स को एज अ प्रॉफिट देना है हमको, उस पर डीडीटी टैक्स इंप्लीमेंट करने के बाद, ठीक है, रेस्ट ऑफ अमाउंट को शेयर होल्डर्स के मध्य आपको बांटना होगा। ये पॉइंट आपको यहां पर इंपॉर्टेंट हो जाता है। यानी हम अपने आपको जो शेयर देंगे वो डिविडेंड मिलता है और उस पर पहले से टैक्स कट चुका है। ठीक है, टैक्स कट चुका है। जैसे आपने देखा होगा इनकम टैक्स में आपका क्या कहते हैं कि उसके पर टीडीएस टैक्स, मैंने आपको बताया था कि टीडीएस टैक्स आपको पहले से काट लिया जाता है। उसी प्रकार जो शेयर मार्केट में आपको प्रॉफिट मिलता है उस पर भी डीडीटी टैक्स पहले ही काट लिया जाता है। इसलिए डिविडेंड पर कमाई पर इनकम टैक्स नहीं लगता है। ठीक है, कोई भी आप शेयर होल्डर्स हो और शेयर होल्डर्स के रूप में आपने कोई अर्न किया, कोई भी, ठीक है, कुछ आपने प्रॉफिट पाया तो उस पर इनकम टैक्स नहीं लगाया जाता, क्योंकि यह सर्टिफिकेट आपको ऑलरेडी मिल चुका है कि डीडीटी यहां पर आपका क्या हुआ, आपका पहले से ले चुके हैं। फिलहाल डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स करीब 20% है। ठीक है, और डिविडेंड की घोषणा जो हम लोग करते हैं, ठीक है, वितरण या भुगतान तीनों में से जो भी पहले किया जाए उसके 14 दिन के भीतर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स जमा करना अनिवार्य होता है। ऐसा न करने पर उसे हर महीने उस टैक्स पर ब्याज भी चुकाना पड़ सकता है। तो ये पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट यहां पर हो गया। अगली हम बात करते हैं सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स की। सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स जिसे हम लोग एसटीटी के नाम से जानते हैं, एसटीटी के नाम से जाना जाता है। सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स आप स्टॉक एक्सचेंज में जो शेयर की खरीद और बिक्री करते हो, ठीक है, आपने क्या हुआ, आपको आज मूड हुआ, आपने कुछ 10,000 रुपए के 20,000 रुपए के शेयर्स आपने खरीद लिए। ठीक है, 3 दिन बाद आपको लगा कि नहीं कंडीशन खराब है, तो 3 दिन बाद आप उन शेयर्स को बेचने की पहल कर देते हो। तो उस पर मिलने वाला लाभ जो होता है, जो आप शेयर खरीदते हो,
इस शेयर पर जो प्रॉफिट मिलता है उस पर कैपिटल गेन टैक्स देना होता है। और मैंने कैपिटल गेन टैक्स आपको बताया दो प्रकार का होता है, शॉर्ट रन कैपिटल गेन टैक्स एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। और इसके पहले आप जब शेयर बाजार में शेयर आदि का सौदा कर रहे होते हो तो उस समय खरीद या बेच पर भी टैक्स देना होता है। जितने शेयर आप खरीदते हो या जितने शेयर आप बेचते हो वो टैक्स की कैटेगरी में आता है। जो आपका दलाल होता है, ठीक है, जो मीडिएटर होता है, जो आपको शेयर्स परचेज करने में और सेल्स उसको बेचने में मदद करता है, उसको आपने क्या किया, कमीशन देते हो। और उसी के वक्त आपका टैक्स एक होता है जिसे सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स के नाम से जाना जाता है। इसे सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स कहते हैं जब हम शेयरों को खरीदते या बेचते हैं, क्योंकि हमने सिक्योरिटी को खरीदा और बेचा है, इसलिए इस पर जो टैक्स लगता है उसे सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स के नाम से जाना जाता है। ये इक्विटी शेयर्स, डेरिवेटिव्स इंस्ट्रूमेंट्स, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स आदि की खरीदारी करने और बेचने दोनों पर लगता है। वैसे इसकी मात्रा इतनी कम होती है कि टैक्स देने वाले पर इसका बहुत अधिक भार नहीं पड़ता है। ठीक है, तो सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स जो होता है, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स आपको शेयर बाजार में जितने शेयर्स खरीदते या बेचते हो उस पर लगने वाला टैक्स होता है। अब देखिए, मैंने अभी तक आपके साथ डिस्कस किया, क्या डिस्कस किया, मैंने आपको साथ डिस्कस किया सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स जो डायरेक्ट टैक्स का पार्ट था, जो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स जो आपका डीडीटी टैक्स था, डायरेक्ट टैक्स का पार्ट था। हमने आपके साथ डिस्कस किया मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स, ये डायरेक्ट टैक्स का पार्ट था। इसके पूर्व हमने आपसे डिस्कस किया कारपोरेट टैक्स, ये कंपनी पर लगने वाला टैक्स था, डायरेक्ट टैक्स था। इसके पूर्व आपसे डिस्कस किया गिफ्ट टैक्स, ये आपका गिफ्ट जो आप लेते हैं या देते हैं, लेकिन इसकी एक कैटेगरी है कि किस गिफ्ट टैक्स पर, कौन सी गिफ्ट पर टैक्स लगेगा और कौन से गिफ्ट पर टैक्स नहीं लगेगा, ये डायरेक्ट टैक्स है। प्रॉपर्टी टैक्स की मैंने बात किया कि बड़े शहरों में अधिकतर इसको वसूला जाता है, ठीक है, अभी गांव पर नहीं पहुंचा, लेकिन लोग कह रहे हैं कि गांव पर भी ये पहुंचने वाला है। तो ये प्रॉपर्टी टैक्स होता है, क्योंकि कोई बेसिक सुविधाएं आपको वो म्यूनिसिपल पार्टी आपको प्रोवाइड करती है, तो उसके बदले कोई ना कोई टैक्स आप पे इंप्लीमेंट किया जाता है। दिस इज ऑल्सो डायरेक्ट टैक्स है। इसके पूर्व मैंने आपको डिस्कस किया कैपिटल गेन टैक्स दो प्रकार का होता है, शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन, दोनों को मैंने आपके साथ डिस्कस किया और ये भी आपका डायरेक्ट टैक्स का पार्ट बना। इसके पूर्व आपको मैंने सुविधाओं पर टैक्स की बात किया कि जो सुविधाएं कंपनी से आपको मिलती है, अधिकतर ये प्राइवेट सेक्टर में देखने को मिलता है, वो टैक्स की बात किया, दैट इज ऑल्सो डायरेक्ट टैक्स। प्रोफेशनल टैक्स की बात किया, आप स्पेशलिस्ट हो, प्रोफेशनल हो और आप कोई कार्य के लिए किसी स्टेट में जाते हो तो प्रोफेशनल टैक्स आपको देना पड़ेगा, दैट इज ऑल्सो डायरेक्ट टैक्स। इसके पूर्व मैंने टीडीएस, आपने देखा होगा कि आप गवर्नमेंट जॉब में भी रहते हो तो कुछ ना कुछ टीडीएस आपको काटना पड़ता है, जबकि ऑलरेडी आप टैक्स प्री पेड करते हो, लेकिन टीडीएस आपको जो होता है टैक्स, एक प्रकार का टैक्स है जो डिडक्ट होता है, ये डायरेक्ट टैक्स की कैटेगरी में आता है। और इसके पूर्व मैंने कहा था, आपसे डिस्कस किया इनकम टैक्स जो डायरेक्ट टैक्स की कैटेगरी में आता है। तो इन सारे डायरेक्ट टैक्सों के विषय में मैंने आपके साथ चर्चा किया। अब हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं इनडायरेक्ट टैक्स की, ठीक है। मेजर इनडायरेक्ट टैक्सेस की मैं बात करता हूं तो मेजर इनडायरेक्ट टैक्सेस के अंतर्गत आपको हम बता दें कि गवर्नमेंट का टारगेट हरदम ये होता है कि टैक्स रेवेन्यू को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाए, ठीक है, टैक्स रेवेन्यू को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाए और नए नए क्षेत्रों को इसमें शामिल करे। नए नए क्षेत्रों को इसमें शामिल करने का तात्पर्य होता है कि नए नए क्षेत्र आएंगे तो हमें अधिक से अधिक टैक्स मिलेगा, और अगर गवर्नमेंट को रेवेन्यू ज्यादा मिलेगी तो वास्तव में गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर की मदें भी बढ़ा सकेगी। तो गवर्नमेंट का एक टारगेट होता, कोशिश करते हैं कि नए नए मदों को इसमें सम्मिलित किया जाए। एक दिन मैंने न्यूज़पेपर में देखा था कि जो घरों के सामने लोग आपने देखा होगा अपनी गाड़ियों को पार्क करते हैं,
ठीक है, अधिकतर मोस्टली आपने देखा होगा कि घरों के सामने अपनी गाड़ियों को पार्क करके कवर डाल देते हैं, वो वहीं पे खड़ी रहती है। इसको भी टैक्स के दायरे में लाना चाहते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट का कहना है कि आपने अपनी जमीन पर तो आपने मकान बना लिया और आपने पब्लिक जमीन का प्रयोग कर रहे हो किसके लिए, वैन को खड़ी करने के लिए, तो ये भी टैक्स का पार्ट बनेगा कुछ दिनों में। अभी मैंने इसकी चर्चा सुनी है कि इसको भी टैक्स गवर्नमेंट इंप्लीमेंट करने की बात कर रही है। तो इस प्रकार गवर्नमेंट का टारगेट होता है कि टैक्स रेवेन्यू को बढ़ाएं और कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा सेक्टर्स में टैक्स इंप्लीमेंट हो, ताकि उस एरिया से टैक्स मिले और गवर्नमेंट की रेवेन्यू बढ़े और इस रेवेन्यू को वेलफेयर कल्याण पर खर्च हो। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो भारत में मेजर इनडायरेक्ट टैक्स हैं, जब से भारत में जीएसटी, ठीक है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स भारत में इंप्लीमेंट हुआ 2017 में, तब से अधिकतर इनडायरेक्ट टैक्स को जीएसटी में मर्ज कर दिया गया है। ठीक है, यानी आपका जो मेजर इनडायरेक्ट टैक्स है वो जीएसटी का अगर आप अध्ययन कर लेते हो तो आप इनडायरेक्ट टैक्स के काफी पार्ट को कवर कर लेते हो। तो आज हम लोग कुछ इसकी बेसिक्स इनडायरेक्ट टैक्स के अंतर्गत जीएसटी की चर्चा करेंगे और इसको आप देखिए कि जीएसटी क्यों इंप्लीमेंट हुआ। तो यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, ठीक है, ये आपका जी फॉर गुड्स, एस फॉर सर्विस, यानी आपकी जो वस्तुओं तथा सेवाओं पर लगने वाले टैक्स को हम लोग इनडायरेक्ट टैक्स के अंतर्गत जीएसटी आपको लगाया गया, इंप्लीमेंट किया गया। और वर्तमान में जहां जिस सेक्टर में आज भी जीएसटी इंप्लीमेंट नहीं है, उस सेक्टर में वही टैक्स है जो पहले लगता था। जैसे आपका पेट्रोलियम पदार्थ है, ये जीएसटी के दायरे में नहीं है। इस पर अभी मैंने ज़्यादा नहीं, 1 महीने पहले न्यूज़पेपर में पढ़ा था, इकोनॉमिक टाइम्स में आया था कि अगर पेट्रोलियम को जीएसटी के अंतर्गत दायरे में ले लिया जाए तो अन्य इनडायरेक्ट टैक्स को यहाँ से हटाना पड़ेगा, और जब अन्य इनडायरेक्ट टैक्स हट जाएंगे तो पेट्रोल का दाम बहुत और भी कम हो सकता है। जैसे एक्साइज ड्यूटी अभी गवर्नमेंट ने दीपावली के जस्ट पहले कम किया और जिसके परिणाम स्वरूप पेट्रोल का दाम आपने देखा होगा 10 से 12 रुपए कम हुआ। अगर इसको जीएसटी आइटम में इसको भी इंक्लूड कर लिया जाए तो इसका रेट और कम होगा, क्योंकि कई इनडायरेक्ट टैक्स की जगह जीएसटी अपना स्थान ले लेगा। तो इस प्रकार जीएसटी का जो दर होता है वो कई दरें होती हैं और इसको अधिकतर नीचे से ऊपर क्रम में रखा जाता है, यानी अति आवश्यक वस्तुओं के साथ जीएसटी का मान कम रखा जाता है, ठीक है, और बिलासी वस्तुओं के साथ जीएसटी का मान अधिक रखा जाता है। तो इस प्रकार कई जीएसटी की दरें होती हैं और जीएसटी रेट निर्धारित करने के लिए जीएसटी एक काउंसिल बनाई जाती है, वो बार बार इसको रिवाइज करती है और उसके आधार पर जीएसटी का निर्धारण किया जाता है। तो हम बात करते हैं जीएसटी की, ठीक है, जीएसटी के हम बहुत डीप तो नहीं जाएंगे, लेकिन आपको जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आपके साथ हम इसमें डिस्कस जरूर करना चाहेंगे। जीएसटी यानी वस्तुओं तथा सेवाओं पर देश भर में 1 जुलाई 2017 से इस टैक्स को इंप्लीमेंट किया गया। क्या हुआ, इनडायरेक्ट टैक्स के रूप में इसे इंप्लीमेंट किया गया। इसे पहले केंद्र और राज्य सरकारों की ओर से लागू 3 दर्जन से ज्यादा इनडायरेक्ट टैक्सेस को हटा करके लागू किया गया। लगभग 3 दर्जन टैक्स क्या हुआ, जीएसटी ने रिमूव कर दिए, हटा दिए। मतलब कि वस्तुओं और सेवाओं पर अब पहले लगने वाले ढेरों टैक्सेस की बजाय केवल एक टैक्स काम करेगा और जिसका नाम है जीएसटी। 3 प्रकार के जीएसटी होते हैं, ठीक है, 3 टाइप्स के होते हैं। 3 प्रकार के जीएसटी की हम आपके साथ चर्चा करेंगे। पहला जो जीएसटी आपका होता है वो होता है सीजीएसटी, ठीक है, सीजीएसटी, ठीक है, यानी आपका है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर, ठीक है। किसी राज्य के अंदर उस राज्य को 2 पक्षों के बीच सौदा होने पर केंद्र सरकार की ओर से जीएसटी यानी केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर वसूला जाएगा। यह टैक्स का एक अमाउंट केंद्र को मिलेगा, इस टैक्स का यह अमाउंट केंद्र को चला जाएगा। यानी 2 पक्षों के बीच सौदा होने पर
जो जो टैक्स लगता है उसे CGST की कैटेगरी में रखा जाता है। ठीक है, दूसरा आपका जो GST आता है वो SGST आता है। SGST का मतलब होता है स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स की कैटेगरी हम लोग रखते हैं, यानी स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स इसके अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, प्रादेशिक वस्तु एवं सेवा कर इसे हम कहते हैं। किसी राज्य के अंतर, ठीक है, जैसे आपका उत्तर प्रदेश है, आपका बिहार है, उत्तराखंड है, ठीक है, उस राज्य के दो पक्षों के बीच होने वाले, ठीक है, वहां सौदे पर वहां की राज्य सरकार की ओर से SGST यानी प्रादेशिक वस्तु एवं सेवा कर वसूला जाता है। ठीक है, तो यह भी अमाउंट राज्य सरकार को मिलता है। पहला अमाउंट केंद्र सरकार को, दूसरा अमाउंट राज्य सरकार को, और तीसरा आपका होता है IGST यानी एकीकृत प्रादेशिक वस्तु एवं सेवा कर, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स के नाम से जाना जाता है। ये दो अलग अलग राज्यों के दो पक्षों के बीच सौदा होने पर, दो अलग अलग राज्य हैं। देखिए ऊपर वाले दोनों उसमें आपने टैक्स कैटेगरी में देखा होगा, एक राज्य के अंतर्गत दो पक्ष होते हैं, इसमें दो पक्ष जो होते हैं, ठीक है, अलग अलग राज्यों के दो पक्ष होते हैं। ठीक है, तो के बीच जो सौदा होता है केंद्र सरकार की ओर से IGST यानी एकीकृत प्रादेशिक वस्तु एवं सेवा कर वसूला जाता है। यह टैक्स का अमाउंट आगे चलकर केंद्र को और राज्य सरकार के बीच बंटवारा हो जाता है। तो आपने देखा होगा कभी भी GST जब बिल बनता है तो ये तीनों प्रकार के टैक्स वहां पर अलग अलग कैलकुलेट करके सबमिट करने होते हैं। किसको? जो GST रजिस्टर्ड फर्म होती है। तो ये तीनों प्रकार के टैक्स वहां पर काउंट किए जाते हैं, कैलकुलेट किया जाता है और उसी के आधार पर पेमेंट भी किया जाता है। GST की अन्य प्रमुख विशेषताएं क्या क्या हैं? सामान की खरीदारी पर GST टैक्स की गणना उसके MRP के आधार पर की जाएगी। अब आप कहोगे कि यदि सर MRP में हमने बार्गेनिंग कर लिया तो कोई बात नहीं, आप बार्गेनिंग 100 की वस्तु को आप 80 में ले लो, कोई बात नहीं, लेकिन आपको टैक्स MRP पर ही देना होगा, ना कि बार्गेनिंग अमाउंट पर। ठीक है, तो GST की गणना उसके MRP के आधार पर की जाएगी। सेवा के मामले में यह उसकी मार्केट वैल्यू के आधार पर या उसके लिए चुकाई गई कीमत के आधार पर निर्भर करेगा। मान लीजिए आपने डॉक्टर से किया, इलाज करवाया, डॉक्टर की जितनी फीस होगी उसकी कीमत पर निर्भर करेगा, उस पर GST लगेगा। ओके, तो ये आपके पास GST है। वस्तुओं के मामले में अगर एक्सचेंज या डिस्काउंट का मामला है तो MRP के आधार पर ही GST लगाया जाएगा, आपको डिस्काउंट अमाउंट पर कभी भी GST नहीं लगेगा। अगला पॉइंट है उत्पादन और बिक्री के बजाय उपभोग पर टैक्स। ठीक है, टैक्स ऑन कंजप्शन पे टैक्स इसमें लगाया जाता है। GST के पहले जो भी टैक्स लगते थे आपने देखा होगा, उसके पहले क्या लगता था? वैट के पहले क्या लगता था? सेल टैक्स लगता था। आपने देखा होगा सबसे पहले जब हम लोग छोटे थे तो सेल टैक्स लगता था, फिर बीच में आया वैट लगा, वैट की जगह अब ले लिया GST। तो हमने देखा कि GST के पहले जो टैक्स लगते थे उसमें वस्तुओं या सेवाओं को बेचने वालों को अदा करना पड़ता था टैक्स। ठीक है, यानी प्रोड्यूसर के ऊपर टैक्स लगता था। GST में इसका उल्टा है और इस टैक्स को जो वस्तुएं तथा सेवाओं को खरीदता है उसको ये टैक्स पेमेंट करता है। यानी जो GST टैक्स आया वो कंज्यूमर को देना पड़ रहा है, ना कि प्रोड्यूसर को। हालांकि इसकी वसूली की जिम्मेदारी सामान या सर्विस देने वाले की होती है। मान लीजिए किसी दुकान से मैं एक पेन खरीदता हूं तो उस पेन में GST का अमाउंट दुकानदार ऐड करेगा और वो मुझसे लेकर के अपने पास कलेक्शन रखेगा। सौदा करते वक्त दुकानदार सामान के दाम के साथ GST को अलग से लिख करके रसीद देगा और खरीदार को दाम और GST को मिलाकर के पूरा पैसा देना होगा। तो अब आपको ये एक पॉइंट और यहां पे मिल गया कि GST कंज्यूमर पे लगता है, उपभोक्ता के पे लगता है। अभी तक जितने टैक्स लगाए जाते थे वो प्रोड्यूसर पे लगाए जाते थे, जैसे वैट है, जैसे आपका सेल टैक्स है, ये प्रोड्यूसर पे लगाए जाते थे। लेकिन GST को हम लोग किस पे लगा रहे हैं? कंज्यूमर पे लगा रहे हैं। अगला पॉइंट, GST की 5 अलग अलग दरें हैं।
ठीक है, 5 डिफरेंट रेट हैं जो आप देख सकते हो कि यो यूटिलिटी और इंपॉर्टेंस के आधार पर इन वस्तुओं और सेवाओं पर जीएसटी की अलग अलग दरें निर्धारित की गई हैं। जैसे एक रेट है जीरो, वेरी इसेंशियल कमोडिटी को जीरो जीएसटी दायरे में लाया जाता है, बहुत अनिवार्य जीवन रक्षक चीजों को जीरो जीएसटी। दूसरा आपका कैटेगरी है 5%, इसेंशियल कमोडिटी को 5%। ठीक है, ठीक है, और क्या कहते हैं जो आपके पास नॉर्मल कमोडिटी है उसमें 12%। ठीक है, अब देखिए 18% लग्जरियस की तरफ, और वेरी लग्जरियस जो आपकी हो जाती है वो 28%। जैसे वाइन है, सिगरेट है, इनको हम लोग वेरी लग्जरियस कैटेगरी में रखते हैं और ये 28% जीएसटी के दायरे में आती है। अति आवश्यक वस्तु जैसे अनाज, दूध और ताजी सब्जियों पर 0% का जीएसटी लगाया जाता है। आवश्यक वस्तु आप जान रहे हैं आवश्यक वस्तु क्या है, जो आपके किचन में चीज है। ठीक है, ये आवश्यक वस्तु 5% की जीएसटी इस पे लगती है। ठीक है, सामान्य वस्तु जो आपकी गुणवत्ता, आपकी कार्य क्षमता को बढ़ाती है, सामान्य वस्तु जैसे पंखे है, बेड है आपका, ठीक है, इस पर कितना टैक्स लगता है जीएसटी का? 12%। इसके बाद कम जरूरी और विलासी वस्तुओं पर जैसे एयर कंडीशनर है, रेफ्रिजरेटर है, मेकअप का सामान है आपका, इस पर 18% और 28% जीएसटी लगाकर इसे जनता के लिए ज्यादा उपयोगी बनाने की कोशिश की गई। तो गवर्नमेंट का ये उद्देश्य है कि जो आपकी वस्तु इसेंशियल है, देखिए उस पर हमने टैक्स का मान कम रखा है ताकि उस पर महंगाई का ज्यादा इंपैक्ट ना पड़े। लेकिन लग्जरियस कमोडिटी को हम नहीं चाहते कि इकोनॉमी के लोग ज्यादा कंज्यूम करें। कौन सी कमोडिटी? लग्जरियस कमोडिटी, इसलिए उस पर उन्होंने जीएसटी का रेट ज्यादा रखा है। ठीक है, टैक्स रेट के लिए जीएसटी काउंसिल, जीएसटी के रेट तय करने के लिए जीएसटी काउंसिल बनाई जाती है। ठीक है, जीएसटी ऐसे निर्धारित नहीं होती, या देखे होंगे कुछ वस्तुओं को एक कैटेगरी से दूसरी कैटेगरी में शिफ्ट कर दिया जाता है, तो ये जीएसटी काउंसिल ही करती है। इसके अध्यक्ष केंद्रीय फाइनेंस मिनिस्टर होंगे। ठीक, जो फाइनेंस मिनिस्टर आपके होंगे वही इसके अध्यक्ष होंगे। राज्य के फाइनेंस मिनिस्टर इसके सदस्य होंगे। हर राज्य में भी एक फाइनेंस कमीशन होता है, उसके जो मेंबर होंगे इसके सदस्य होंगे। केंद्र के पास किसी निर्णय के लिए वोट देने की 1/3 शक्ति होगी और 2/3 शक्ति राज्य सरकारों के पास है। यानी सेंट्रल गवर्नमेंट 1/3 पावर लेकर के चलेगा और 2/3 पावर जो आपका रहेगा वो किसके पास रहेगा? स्टेट गवर्नमेंट के पास रहेगा। किसी भी फैसले की मंजूरी मिलने के लिए उसे काउंसिल के 3/4 वोट की आवश्यकता पड़ेगी। अगर किसी को मान लीजिए आपने कहा कि नहीं गेहूं को, मान लीजिए आपने कहा पेन को, ठीक है, पेन को, या अभी वुमेन्स के लिए सैनिटरी पैड पे बड़ा विवाद हुआ जीएसटी दायरे में, और आपने देखा होगा ये साउथ इंडिया में था बहुत अधिक, तो इसको भी जीएसटी के सर्कल से बाहर लाया गया, उसको काउंसिल में रखा गया कि दिस इज वेरी एसेंशियल कमोडिटी फॉर द इकोनॉमी और आप इसको जीएसटी के दायरे से बाहर करिए। तब तो कैबिनेट में कोई भी कमोडिटी जो लगता है कि नहीं ये आज हेल्थ से जुड़ी है, हाइजीन से जुड़ी है और हमारी इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है, उसको काउंसिल में उस बात को रखा जाता है और उसे जीएसटी मुक्त कर दिया जाता है। या कोई वस्तु ऐसी है जिसको लगता है कि समाज में इसका प्रयोग करने से प्रॉब्लम होगी, ठीक है, प्रॉब्लम होगी, तो उसको जीएसटी से क्या होता है, उसमें जीएसटी का रेट बढ़ा दिया जाता है। इस प्रकार आपका जो कमोडिटी का नेचर होता है और जीएसटी का रेट होता है, बहुत हाई कोरिलेशन इसके साथ बैठाया गया है। ठीक है, अगला हम पॉइंट को पढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं आपके साथ, टैक्स क्रेडिट सिस्टम। टैक्स क्रेडिट सिस्टम कोई सामान अपने निर्माण से लेकर के ग्राहक के हाथों तक पहुंचने में कई स्टेज से होकर के गुजरता है। ठीक है, आपने देखा होगा कोई भी वस्तु बनती है और कंज्यूमर तक पहुंचने में कई लोगों के हाथ से गुजरती है, जैसे उत्पादक से होलसेलर के पास, होलसेलर से डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर आदि। खरीदारी के हर स्टेज पर जीएसटी जमा किया जाना है। आखिरी बार कंज्यूमर की ओर से जीएसटी जमा होने से पहले जहां जहां भी जीएसटी लगा उसे टैक्स क्रेडिट सिस्टम के रास्ते ऑनलाइन वापस एडजस्ट भी हो जाएगा। इसे एक ही वस्तु या सेवा पर कई लोगों को टैक्स नहीं चुकाना पड़ेगा। तो जितनी बार टैक्स क्रेडिट सिस्टम होता है, ये ऑटोमेटिक टैक्स क्रेडिट सिस्टम क्या करता है, वापसी करता है और उसे एडजस्ट करने का काम करता है ताकि एक वस्तु पर कई बार टैक्स इंप्लीमेंट ना हो सके।
और आपने देखा ये अभी तक तो मैंने आपके साथ इससे चर्चा किया, इनडायरेक्ट टैक्स के अंतर्गत जीएसटी की चर्चा किया। अब मैं चर्चा आपके साथ कर रहा हूँ स्टैंप ड्यूटी की। आपने देखा होगा स्टैंप ड्यूटी होती है, ठीक है, रजिस्ट्रेशन फीस होती है एंड ट्रांसफर टैक्स होता है। आपको भूमि जब खरीदते हो, जमीन खरीदते हो, तो ये आपको वहां पे ज्यादा सुनने को मिलता है, ये दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट टैक्स हो। ठीक, अगर आप कोई अचल संपत्ति खरीदते हो तो आपको उसकी कीमत तो उसके पुराने मालिक को देनी पड़ती है, उसकी कीमत का कुछ प्रतिशत आपको स्टाम्प ड्यूटी या रजिस्ट्रेशन फीस के रूप में देना पड़ता है। ऐसा आपके नाम प्रॉपर्टी के लीगल डॉक्यूमेंट तैयार करने के लिए किया जाता है। अलग अलग तरह की प्रॉपर्टी पर उसके स्थान व स्वरूप के मुताबिक ये शुल्क अलग अलग होते हैं, जैसे स्टाम्प ड्यूटी अलग होती है, रजिस्ट्रेशन फीस अलग होती है एंड ट्रांसफर टैक्स भी अलग होता है। इसके अलावा अगर प्रॉपर्टी को बेचा नहीं गया और ट्रांसफर के माध्यम से आपके नाम किया गया है तो भी ट्रांसफर टैक्स देना पड़ेगा। कभी कभी पता मैंने सोसाइटी में देखा कि ए व्यक्ति बी व्यक्ति को क्या करता है, जमीन को बेच देता, लेकिन दिखाता ऑफिस में कि मैं ए व्यक्ति बी व्यक्ति को क्या कर रहा है कि ऐसे ही फ्री में दे रहा है। तो ट्रांसफर टैक्स हमको ले तो इस पर जो टैक्स लगेगा वो ट्रांसफर टैक्स है, क्योंकि अगर ए व्यक्ति बी व्यक्ति को कोई पेमेंट करेगा तो उस पर स्टाम्प ड्यूटी लगेगी, तो उस स्टाम्प ड्यूटी को बचाने के लिए लोग ऐसा करते हैं। तो वहां पर आपको ट्रांसफर टैक्स लगेगा कि आपने ए व्यक्ति से बी व्यक्ति के पास भूमि गई है तो ट्रांसफर, क्योंकि अब ए व्यक्ति की जगह बी व्यक्ति का नाम आएगा तो आपको ट्रांसफर टैक्स के नाम से ड्यूटी चुकानी पड़ेगी। लेकिन स्टाम्प ड्यूटी जो होती है वो आपके अमाउंट पर चढ़ती है, ठीक है। तो इस प्रकार आपको ट्रांसफर टैक्स देना पड़ता है। स्टाम्प ड्यूटी प्रॉपर्टी के सहमति मूल्य, जिस मान लीजिए ए व्यक्ति क्या किया, बी व्यक्ति से कोई जमीन खरीद रहा है और मान लीजिए वो 10 लाख रुपए की जमीन है, तो जो सहमति मूल्य होगा या सर्किल रेट होगा, यह गवर्नमेंट आपने देखा होगा सर्किल रेट बनाती है, सर्किल रेट के द्वारा तय किया जाता है, ठीक है। तो दोनों में भी जो ज्यादा होगा, ठीक है, एक आपका सर्किल रेट या दूसरा सहमत मूल्य, जो दोनों में राज्य सरकार द्वारा जो प्रॉपर्टी की न्यूनतम खरीद दर पर जो भी अगर सर्किल रेट का मान ज्यादा है या सहमत मूल्य पर जो स्टैंप ड्यूटी लग रही है उसका अमाउंट ज्यादा है, तो जो ज्यादा होगा उसी को लगाया जाएगा। दोनों में से भी जो ज्यादा होगा उसका एक तय प्रतिशत स्टाम्प ड्यूटी के रूप में देना पड़ता है। और स्टाम्प ड्यूटी के अलावा सौदे की रकम का 1% आपको रजिस्ट्रेशन चार्ज के रूप में भी देना पड़ेगा। तो एक आपको स्टाम्प ड्यूटी, जब भी जमीन आप खरीदेंगे तो जमीन खरीदते वक्त आपको एक पहला क्या पेमेंट करना है, स्टाम्प ड्यूटी या ट्रांसफर टैक्स, ठीक है। दूसरा आपको रजिस्ट्रेशन चार्ज के रूप में भी देना पड़ेगा। कुछ राज्यों में कहा गया कि अगर महिलाओं के नाम पे प्रॉपर्टी की जाती है तो रजिस्ट्रेशन चार्ज में ना कम स्टाम्प शुल्क लगाया जाता है और उसका रेट कम है। ये कहीं ना कहीं वुमेन एम्पावरमेंट से जोड़ा गया ताकि महिलाओं को भी उनका अधिकार प्रदान किया जाए। तो एक ठीक है, एक अच्छी बात है, एक महिलाओं को सम्मान भी प्राप्त होता है और महिलाओं को एक अधिकार भी प्राप्त होता है। तो स्टेट ने महिला को सख्त करने के लिए एक कदम उठाया कि स्टाम्प ड्यूटी में अगर आप महिला के नाम पे प्रॉपर्टी को लिखाते हो तो आपको कम स्टाम्प शुल्क देना होगा, ठीक है। जीएसटी लागू होने के बाद भी ये शुल्क जारी रहते हैं क्योंकि सरकार ने इन्हें जीएसटी एक्ट में शामिल नहीं किया है। वैसे 13वें फाइनेंस कमीशन में जीएसटी पर बनाई गई नई टास्क फोर्स ने स्टाम्प ड्यूटी को भी जीएसटी की तरह लाने की सिफारिशें की गई हैं, लेकिन फिलहाल इसे इससे बाहर रखा गया है। और आपने देखा होगा एक होता है मंडी शुल्क, ठीक है। देश भर में 1 जुलाई 2017 से जब से जीएसटी लगा है ज्यादातर इनडायरेक्ट टैक्सेस को समाप्त हो गए हैं, लेकिन मंडियों में कृषि उपज की बिक्री पर लगने वाला मंडी शुल्क अब भी बरकरार है। आज भी मंडी शुल्क लगाया जाता है। कोई भी किसान किसी मंडी में जब अपना माल बेचने जाता है तो उस पर मंडी शुल्क लगता है, ठीक है। आप जाओ किसान हो, जाके मंडी में बेचने जाओगे तो मंडी शुल्क लगाया जाता है, ठीक है। मंडी शुल्क की दरें देश के अलग अलग राज्यों में अलग अलग हैं। अधिकांश राज्यों में ये 1.5 से 2% है जो मंडी शुल्क के रूप में आपको पेमेंट करना पड़ेगा। पंजाब और हरियाणा में मंडी शुल्क सबसे ज्यादा है, 4% है, ठीक है। हालांकि कुछ विशेषज्ञ मंडी शुल्क को
टैक्स की कैटेगरी में नहीं रखा जाता। क्यों? ये मंडी शुल्क है ना कि टैक्स है। ठीक है, अतः उनके अनुसार मंडी शुल्क से प्राप्त होने वाली धनराशि से किसी राज्य के सरकार के खजाने में नहीं जाता। टैक्स आपने देखा होगा खजाने में जाता है, जबकि मंडी शुल्क मंडी में ही रहता है और इसका इस्तेमाल मंडी के रख रखाव में किया जाता है। इसलिए इनको कहा गया कि इसको जीएसटी के दायरे में नहीं लाना चाहिए। ठीक है, इसलिए ये टैक्स नहीं है, इसलिए इसे शुल्क है और मंडी को डेवलपमेंट के लिए लगाया जाता है, इसलिए इसे मंडी शुल्क की संख्या दी गई और ये जीएसटी के दायरे में नहीं रखा गया। तो ये था आज आपका